लिंडा ये सारी बातें अपनी सीनियर को बताती है। सीनियर उसकी आंखों में झांक कर कहता है, तुम्हें किसी की मदद करने का शौक नहीं, तुम्हें बस मर्डर मिस्ट्री के केस अट्रैक्ट करते हैं। तुम खतरनाक खेल खेलना पसंद करती हो, वो तुम्हें एंटरटेन करता है। तुम इसे छुपाती हो, लेकिन तुम्हारी हरी आंखें चीख चीख कर सच बोलती है। प्रेजेंट में सियोल की सड़कों पर जॉन है। उसका दिल डर से कांप रहा है। उसे लगता है उसकी बेटी नैन्सी खतरे में है, लेकिन जब वो नैन्सी को सही सलामत देखता है, उसकी सांस में सांस आती है। तभी उसकी नजर सड़क के उस पार जाती है। लिसा वहाँ खड़ी है, एक साइको की तरह घूर रही है। जॉन का खून जम जाता है। वो उसका पीछा करता है और मरते मरते बचता है। नैन्सी समझ नहीं पा रही थी उसके पिता इतने परेशान क्यों हैं, लेकिन जॉन चुप रहता है। वो लिसा का राज अपने दिल में दफन किए हुए है। जॉन अपने दोस्त हेनरी से मिलने अस्पताल जाता है, जो फ्रैक्चर की वजह से भर्ती है। वो हेनरी से कहता है, याद है पिछले साल एक औरत अपने छोटे बच्चे के साथ मोटेल आई थी, उसने अपने बेटे को मार डाला है। वो इतना ही बोल पाता है कि तभी उसे एहसास होता है लिसा पास ही है, सब सुन रही है। अचानक लिसा एक फायर एक्सटिंगाइजर उठाती है और हेनरी के सिर पर दे मारती है। हेनरी वहीं ढेर हो जाता है। लेकिन रुकिए, ये सब जॉन का वहम है, सच में ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर जॉन डर जाता है, इसलिए वो हेनरी से बस इतना कहता है, मेरे यहाँ एक मेहमान आई है और उसकी वजह से मैं परेशान हूँ। जॉन को याद आता है कि लिसा ने कभी उसे अपना असली नाम नहीं बताया। उसने बुकिंग भी चून के नाम पर की थी और दिया हुआ नंबर भी कुछ समय बाद बंद हो गया। जॉन समझ जाता है कि उसे लिसा के बारे में कुछ भी नहीं पता। उस पर जैसे लिसा के बारे में जानने का भूत सवार हो गया था। वो मोटेल लौटता है और लिसा के राज खोलने में जुट जाता है। उसे पता चलता है कि लिसा का सच लैपटॉप में कैद है, लेकिन लैपटॉप पासवर्ड से लॉक है। वो उसे रिपेयर शॉप ले जाता है, जहाँ उसे बताया जाता है कि इसे खोलने का एकमात्र तरीका है फॉर्मेट करना, यानी सब कुछ मिटाना। ये खबर जॉन को तोड़ देती है। वापसी में सड़क पर सफेद ट्रक उसकी ओर बढ़ते हैं। वो टक्कर नहीं मारते, लेकिन मोटेल के सामने ढेर सारे पौधे छोड़ जाते हैं। मोटेल अब हरा भरा दिख रहा था। हर कोने में अजीबोगरीब पेंटिंग्स बिखरी हैं, यहाँ तक कि फूल तक को नहीं बख्शा गया था। लिसा जैसे जॉन को तंग करने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती थी। हद तो तब पार हो जाती है जब वो मोटेल के सामान को बाहर भेजने के लिए गाड़ी में लदवाना शुरू कर देती है। जॉन उस वक्त मॉर्निंग वॉक पर गया था और लौटकर ये तमाशा देखकर उसका माथा ठनक जाता है। गुस्से में वो लिसा को पकड़ता है और उसका सिर पुल में डुबो देता है। कुछ देर बाद जब वो हाथ हटाता है तो लिसा लाश की तरह तैर रही होती है। जॉन डर जाता है, लेकिन तभी लिसा हंसते हुए बाहर निकलती है। ये सब उसका मजाक था। जॉन का डर उसकी हंसी में डूब जाता है। लिसा पास की लॉन्ड्री में जाती है। वहाँ वो अजीब अजीब तस्वीरें खींचती है। उसका चलना, उसके हाव भाव, सब कुछ मिस्टीरियस है। वो वहाँ कॉफी पीती है जो उसे बहुत पसंद आती है और मालिक को सलाह देती है कि वो एक कैफे खोल ले। हैरानी की बात थी, उसे पता है कि जॉन उसका लैपटॉप ले गया है, फिर भी वो कुछ नहीं करती। वो बड़े आराम से जॉन से अपना लैपटॉप मांगती है और जॉन उसे लौटा भी देता है। रात के डिनर पर जॉन लिसा का मुंह खुलवाने की पूरी कोशिश करता है। वो कहता है, पिछले साल तुम एक बच्चे के साथ आई थी, लेकिन वापस अकेले गई। मेरे पास कुछ फुटेज है। कमरे में खून के धब्बे भी थे और ब्लीच की तेज गंध भी आ रही थी। लिसा को इन बातों से जरा भी फर्क नहीं पड़ता। उल्टा वो जॉन कहीं फंसाने लगती है। वो कहती है, मान लिया मैं बच्चे के साथ आई और अकेले गई। कमाल की बात तो ये है कि वो बच्चा उस दिन के बाद कभी किसी को दिखा भी नहीं, और आप इतना कुछ जानकर भी पुलिस के पास नहीं गए। 1 साल तक सब कुछ छुपाए रखा। गुनहगार तो आप भी हैं। लिसा ने इनडायरेक्टली मान लिया कि वो बच्चे को मारी है। जॉन चुप रहता है और वापस चला जाता है, लेकिन जॉन ने चुपके से सब रिकॉर्ड कर लिया था। अगली सुबह वो उस रिकॉर्डिंग के साथ पुलिस स्टेशन की ओर भागता है, लेकिन गाड़ी से उतरने से पहले ही एक गाड़ी उसे टक्कर मार देती है। ड्राइवर कोई और नहीं, लिसा थी। अब सवाल ये था कि लिसा को कैसे पता कि जॉन के पास उसके खिलाफ सबूत है। सुबह सुबह लिसा ने जॉन को जल्दबाजी में कहीं जाते हुए देखा था। उसे शक हुआ। तभी उसकी नजर एक रिकॉर्डर के डिब्बे पर पड़ी, जो एक दिन पहले ही ऑर्डर किया गया था। अब उसका शक यकीन में बदल गया। जॉन ने उसकी बातें रिकॉर्ड की थी प्रेजेंट टाइम में। जॉन खून से लथपथ है। लिसा वहाँ से रिकॉर्डिंग लेकर गायब हो जाती है। जॉन जब घर लौटता है, लिसा मुस्कुराकर उसका वेलकम करती है, लेकिन उसकी मुस्कान में कुछ तो अजीब था। कुछ मिनट बाद ही जॉन को पता चलता है कि लिसा ने उसका बैग फेंक दिया है, वही बैग जिसमें सारे सबूत थे। पर अब सब कुछ गायब है। जॉन थक हार कर एक शर्त रखता है, ठीक है, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा अगर तुम यहाँ से चली जाओ तो। लेकिन लिसा उसकी बात को नजरअंदाज कर देती है। वो मुस्कुरा कर कहती है, मैं तो बस आपकी दोस्त बनना चाहती हूँ अंकल जी। वो आगे कहती है, वैसे अगर तुम चाहो तो ये रेंटल मुझे बेच सकते हो। जॉन हंस पड़ता है, ये मुमकिन नहीं। यही वो घर था जिसमें उसकी पत्नी की आखिरी यादें बसी थी। उसके लिए इसे बेचना मतलब बीते कल को मिटा देना था। अब आप सोच रहे होंगे लिसा के पास आखिर इतने पैसे आए कैसे? कोई नौकरी नहीं, फिर भी लग्जरी गाड़ियाँ, किराए का एडवांस भी वो कैश में पेमेंट करती है। इसका जवाब
जवाब हमें आगे मिलेगा। अब ये सिर्फ एक घर की लड़ाई नहीं रही, ये जंग बन चुकी थी। दो शिकारी एक ही जंगल में एक दूसरे की चालों पर नजर टिकाए हुए थे। जॉन पहला वार करता है। लिसा हक्की बक्की रह जाती है जब एक पूरा परिवार वेकेशनल रेंटल पर आ धमकता है। वो बार बार जॉन को कॉल करती है पर वो एक भी कॉल का जवाब नहीं दे रहा था। पीछे पीछे पुलिस भी आ पहुंचती है। ऑफिसर्स लिसा से पूछते हैं, तुम्हारे पास कोई बुकिंग का सबूत है? लिसा के पास ना कोई रेंटल फॉर्म था और ना ही बुकिंग का कोई सबूत। सब कुछ कैश में हुआ था और जॉन के इस रेंटल का कोई वेबसाइट भी नहीं था। आखिरकार लिसा को अपना बोरिया बिस्तर समेटकर स्टोर रूम में रहना पड़ता है। वहीं जेट उससे हमदर्दी दिखाते हुए उससे बात करने की कोशिश करता है। अब ये हमदर्दी थी या कुछ और, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन लिसा तो जैसे पटाखा हो, उसके जाते ही उसके पीछे एक जोरदार गाली बकती है। सीन पुलिस स्टेशन पर शिफ्ट होता है। यहाँ ऑफिसर्स निशानेबाजी की प्रैक्टिस कर रहे हैं। जेट का निशाना अच्छा है लेकिन जैसे ही लिंडा राइफल उठाती है सबकी सांसें थम जाती है। वो इतनी सफाई से गोली चलाती है कि जेट का सिर शर्म से नीचे झुक जाता है। इस उम्र में कोई इतना परफेक्ट कैसे हो सकता है, वो मन ही मन सोचता है। उधर लिसा पूरी तरह से टूटी हुई है, बेघर बेसहारा, और ऊपर से अंकल जी भी उसका कॉल नहीं उठा रहे। और जैसे ये सब कम था, रेंटल पर आए बच्चों की हरकतें उसके सिर में हथौड़े की तरह बज रहा था। उसका गुस्सा उसकी आंखों में अब साफ दिखाई देने लगा था। अगले दिन जब लॉन्ड्री वाला आता है और वो भी उससे पहचानने से इनकार कर देता है, लिसा का ईगो हर्ट हो जाता है। खैर ये तो बस ट्रेलर था। जॉन ने तो पूरा पिक्चर दिखाने का प्लान बना रखा था। तुरंत ही अगला मेहमान टपक पड़ता है और इस बार के मेहमान टीनेजर बच्चे थे जो अपनी छुट्टियां मनाने आए थे। वे लोग देर रात तक फुल साउंड में गाना सुनते हैं जिससे लिसा पेंटिंग्स नहीं बना पा रही थी। लिसा गुस्से में उनमें से एक को डांटती है और इसका बदला बच्चे अगली सुबह जाते जाते निकाल लेते हैं। जब वो सो रही थी, बच्चे शीशा तोड़कर उसे अलविदा कह देते हैं। उसका खून खौल उठता है। वो तुरंत जॉन को कॉल करती है और यहाँ वापस बुलाती है। बदले में जॉन कहता है, छुट्टियों का सीजन शुरू हो चुका है, रेंटल हाउस है तो गेस्ट तो आएंगे ही ना, और हाँ साफ सफाई कर देना, काम वाली नहीं आ रही, तुम्हारे कारण गेस्ट को भी नहीं भेज पा रहा हूँ। लिसा उसकी बेटी को मारने की धमकी देती है। जॉन फोन काटकर स्विच ऑफ कर देता है। ये चीज लिसा को उसके पागलपन के कगार पर ले जाता है। ये सब जॉन के प्लान का हिस्सा था। उसे पता था एक टाइम के बाद लिसा इन सब से इरिटेट होकर खुद ही रेंटल छोड़ देगी। जॉन खुद जंगल में कैंप करने निकल पड़ता है। लिसा उदास हो जाती है और साफ सफाई करना शुरू कर देती है। तभी वहाँ जेट आता है। इसे देखते ही लिसा के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो उससे रेंटल बुक करवाती है। अगले ही दिन जेट अपने दोस्तों के साथ रेंटल बुक भी कर लेता है। आखिरकार लिसा जॉन को यहाँ आने पर मजबूर कर देती है और वो देखता है ऑफिसर जेट उसकी मदद कर रहा है। जॉन समझ जाता है कि जेट जल्द ही मुसीबत में पड़ने वाला है, पर जेट जॉन को अनाप शनाप कुछ भी बोलना शुरू कर देता है। इसलिए जॉन उसे लिसा के बारे में कुछ नहीं कहता। वो उसे वार्न तक नहीं करता और वापस चला जाता है। वे सभी रेंटल में खूब मस्ती करते हैं। बाद में जेट के बाकी दोस्त वहाँ से चले जाते हैं। जेट अब भी उसी रेंटल में रुका हुआ था। रात का वक्त था। डिनर की टेबल पर तीनों बैठे थे, जॉन, लिसा और जेट। लेकिन खाने का स्वाद बिगड़ गया जब जेट लिसा की तरफदारी कर जॉन को भला बुरा कहना शुरू कर देता है। तुम जैसे लोग लोगों को कंट्रोल करना चाहते हैं, उसने जॉन से कहा। जॉन ने गहरी आवाज में कहा, तुम पुलिस वाले भले हो लेकिन लोगों को पहचानना तुम्हें नहीं आता। तुम्हें अच्छे बुरे का फर्क नहीं पता। जेट का खून खौल गया। वो खड़ा होने ही वाला था कि लिसा ने उसका हाथ पकड़ लिया। रात गहराई, सब सोने की तैयारी में थे, लेकिन लिसा जॉन के पास आई और धीमे से बोली, क्यों ना इस रेंटल को आधा आधा बांट ले, हम दोनों यहीं रहेंगे। जॉन की आंखें फटी की फटी रह गई। उसने कहा, तुम पागल हो, तुम एक साइको हो, खून कर चुकी हो और अब कह रही हो घर बांट ले। लिसा तिलमिला उठती है। उसने कहा, ये मेरा घर है, मैंने एहसान किया है तुम पर जो तुम अब तक यहाँ पर टिके हो। ये सुनकर जॉन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने लिसा का गला दबा दिया और चीखते हुए कहा, मैं कभी भी अपना घर किसी खूंखार औरत के साथ नहीं बांटूंगा। ये घर मेरा था, मेरा है और मेरा ही रहेगा। और फिर वो दरवाजा पटक कर वहाँ से चला गया। लिसा बिस्तर पर बैठी है, गला सहलाते हुए। जेट आता है और पूछता है। लिसा आधा अधूरा सच उसे बता देती है। जेट का खून खौल उठता है। उस बुढ़े को जान से मार डालूंगा। वो गुस्से में आगे बढ़ता है, पर तभी लिसा उसका चेहरा अपने हाथों में ले लेती है और उसके होश ठिकाने से गायब कर देती है। रातें रंगीन होने लगती है, पर उसकी आंखें कुछ और ही कह रही थी, जैसे उसे अपना अगला शिकार मिल गया हो। तभी जॉन डंडा लेकर आता है और जेट को बजाना शुरू कर देता है। वो कहता है, तुमने रेंटल का किराया दिया है तो तुम्हें यहाँ रहने का हक है, ना कि किसी घुसपैठ के साथ रोमांस करने का। उन दोनों में काफी देर हाथापाई होती है। अगले सीन में हम जॉन को स्टेशन में बंद पाते हैं। वो लिंडा से मिलता है। लिंडा पूछती है, उस रात आप स्टेशन में क्यों आए थे जब आपके नाक से खून बह रहा था? आपका गुस्सा, आपकी बेचैनी, मैं जानती हूँ कुछ न कुछ गड़बड़ है। वो जॉन को अपनी तकलीफ बताने का मौका देती है, लेकिन जॉन बात टाल देता है। जाते जाते वो ऑफिसर जेट का पैसा रिफंड करने का वादा करता है। साथ ही वो ये भी कहता है कि जेट को दोबारा रेंटल में मत भेजना। एक तरफ जॉन उसे रेंटल में भेजने से मना करता है, वहीं दूसरी तरफ जेट वहाँ फिर से टपक पड़ता है। लिसा को ढूंढने लगता है। लिसा तो उसे नहीं मिलती, पर उसका रिकॉर्डिंग मिल
जाता है। ये वही रिकॉर्डिंग था जिसमें लिसा ने मर्डर कॉन्फेस किया था। जेट रिकॉर्डिंग सुन लेता है और उसकी रूह कांप जाती है। वो दौड़ते हुए वहाँ से निकलता है, पर शायद लिसा को इसकी भनक लग चुकी थी और रास्ते में वो उसे कुचल देती है। अचानक सीन बदलता है। हम देखते हैं लिसा जॉन के कॉन्टेक्ट लिस्ट में पागल औरत के नाम से सेव है। लिसा मक्के के खेत में कीचड़ से सनी हुई फोन पर चीख रही है। जॉन मोटेल को बेचने को राजी हो जाता है, लेकिन 2 दिन का समय मांगता है। अब जब जॉन स्टेशन पर था, उसे लिंडा के टेबल पर एक तस्वीर मिलती है लेक व्यू मोटेल की, और उसने एक बार टीवी पर भी इस मोटेल के बारे में देखा था। उस मोटेल की कहानी उसे अपनी कहानी से मिलती जुलती लगती है और वो इसके बारे में और जानने की कोशिश करता है। उसे पता चलता है मोटेल का मालिक ओलिवर अपनी पत्नी की आत्महत्या के बाद मेंटल हॉस्पिटल में चला गया था। अतीत और वर्तमान टकराते हैं। जॉन ओलिवर से मिलने मेंटल हॉस्पिटल जाता है और ओलिवर की हालत देखकर उसके आंखों से आंसू निकल आते हैं। ओलिवर दिमागी तौर पर टूट चुका है। वो सोचता है वो अभी भी मोटेल में है और उसे साफ कर रहा है। जॉन उसकी मदद करता है। जॉन उसे अपनी कहानी बताता है कि किस तरह एक साइको किलर उसके मोटेल में रह रही है। बिल्कुल जेफरी की तरह ही उसने भी एक खून किया है। जेफरी का जिक्र होते ही वो बोल पड़ता है, किसी पर भरोसा मत करना। वो चेतावनी देता है, अपनी बेटी को बचाओ। ओलिवर अपना दिल खोल देता है। वो चाहता है कि जूनियर उसे फोन करे, जो फिलहाल अपनी मौसी के घर में है। वही तुम्हारी मदद कर सकता है। उसने मुझसे वादा किया है, मेरा बेटा जूनियर बदला लेगा। उसका मुंह जेफरी के खिलाफ जहर उगलता है। अब हम वापस से पास्ट में चले जाते हैं। उस रात जब जेफरी महिला को मारकर मोटेल में ले जा रहा था, ओलिवर सो रहा था, पर लूसीफर उसे देख लेता है। जेफरी पैनिक करने के बजाय लूसीफर के सर पर अपना टोपी रखता है और कहता है, ऐसा समझो कि तुम एक घोस्ट हो और बिल्कुल एक घोस्ट की तरह अपने आंख और कान बंद रखना। ओलिवर उसकी टोपी लेकर बारिश में अपनी माँ के घर भागता है, लेकिन वह जो देख चुका था वह उसे सताता है। टोपी को वह अपने बिस्तर के नीचे छुपाता है। प्रेजेंट टाइम में जूनियर बड़ा हो चुका है, लेकिन उस दिन के बाद से ही जूनियर पर एक अलग जुनून सवार है। जेफरी की घटना के बाद वो उसका दीवाना हो जाता है। उसके पास एक राइफल है और वो निशानेबाजी की प्रैक्टिस करता है ताकि वो अपने माँ बाप अपने मोटेल का बदला जेफरी को मार कर ले सके। इसमें उसका साथ देता है ओलिवर का दोस्त एल्बर्ट। एल्बर्ट की माँ हॉस्पिटल में एडमिट है और उसके जस्ट बगल में जेफरी की माँ भी एडमिट है। उन दोनों का प्लान है। जेफरी फिलहाल जेल में है, पर वो अपनी माँ से मिलने जरूर आएगा, और जब वो आएगा तो जूनियर पास के एक बिल्डिंग से जेफरी को शूट कर देगा। अस्पताल से लौटकर वो जॉन को लेक व्यू मोटेल में पाता है। वो उसे जमीन पर पटकता है, उस पर बंदूक तानता है, लेकिन जॉन उसे सब कुछ समझाना चाहता था, पर जूनियर कुछ सुनना ही नहीं चाहता है। वो कहीं जाने की तैयारी में लगा हुआ था। तभी उसे एल्बर्ट का कॉल आता है। वो जॉन को बांध कर निकल जाता है। इन सब से इतना तो साफ था, आज ही वो दिन है, फैसले का दिन। दरअसल जेफरी के आने का टाइम हो चुका था और इतने सालों से जूनियर ने जिस दिन का इंतजार किया वो आ चुका है। अगर ये मौका उसके हाथ से गया तो शायद ही कभी दोबारा मिल पाएगा। वो कोई चांस नहीं लेना चाहता था। कुछ देर बाद वो बिल्डिंग में पहुंचकर अपना पोजीशन ले लेता है। एल्बर्ट हॉस्पिटल की सारी तैयारियां देख रहा था, सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग है या नहीं, पर उसकी अपनी माँ ही उसके प्लान में रुकावट बनी हुई थी। वो नहीं चाहती थी कि किसी बुरे इंसान को सजा देने के लिए उसके अपने लोग ही बुरे बन जाए। पुलिस वाले रूम के सारे लोगों को खाली करवा रहे थे ताकि जेफरी अपनी माँ से मिल सके, पर एल्बर्ट की माँ रूम से जाना ही नहीं चाहती थी और इसी चक्कर में एल्बर्ट को भी वहीं रुकना पड़ता है ताकि एंड टाइम पर उसकी माँ अपना मुंह ना खोल दे। और अगर ऐसा हुआ तो महीनों की मेहनत, सालों का इंतजार सब एक झटके में बर्बाद हो जाएगा। कुछ ही देर में जेफरी अपनी माँ को देखने अस्पताल पहुंचता है। एक बूढ़ी औरत भारी सांसें ले रही है। वो जेफरी की माँ है। जेफरी उसे देखने आता है, लेकिन उसकी आंखें कुछ गलत भाप लेती है। उसकी माँ बार बार खिड़की की तरफ इशारा कर रही थी। एल्बर्ट भी बार बार खिड़की की तरफ देख रहा था। जेफरी को खतरा महसूस होता है। वो पलट कर पीछे देखता है और जूनियर जल्दबाजी में गोली चला देता है और ये शॉट मिस हो जाता है। पुलिस शूटर को पकड़ने दौड़ती है, लेकिन जेफरी को मौका मिलते ही वो एक पुलिस वाले को मार डालता है। एल्बर्ट उस पर कूद पड़ता है। जूनियर का प्लान फेल हो चुका था, पर उसने इस प्लान के फेल हो जाने पर एक दूसरा प्लान भी तैयार कर रखा था। प्लान बी के अकॉर्डिंग वो पुलिस वाले से बचते बचाते हॉस्पिटल की तरफ भागता है। एल्बर्ट और जेफरी के बीच काफी हाथापाई होती है। इस हंगामे के बीच जूनियर अपनी राइफल लिए आता है और जेफरी को गोली मार देता है। मैं एक घोस्ट हूँ, वो कहता है। जेफरी की आंखें उसे पहचान लेती है। काम खत्म कर जूनियर खिड़की से कूदता है, धड़ाम से गिरता है और भाग निकलता है। घर पहुंचकर वो जॉन को बंदूक ताने देखता है। जूनियर कहता है, ये सिर्फ एक एयरसॉफ्ट गन है, सब खत्म हो गया है। वो सरेंडर नहीं करेगा। वो जॉन को लात मारकर निकाल देता है, लेकिन जॉन समझ जाता है जूनियर क्या करने वाला है। वो ठीक वक्त पर घर लौटता है और जूनियर को खुदकुशी करने से बचा लेता है। राइफल छीनकर वो पूछता है, तुम मरना क्यों चाहते हो? जूनियर एक टूटा हुआ लड़का है। जेफरी का आतंक, माँ की आत्महत्या का दर्द
ये सब उसे अंदर से खाए जा रहा है। वो अकेला महसूस करता है, लेकिन जॉन उसे थाम लेता है। वह ओलिवर को फोन लगाता है, स्पीकर पर रखता है। ओलिवर की आवाज सुनते ही जूनियर की आंखों से पानी आ जाता है और वो आत्महत्या नहीं करने का डिसाइड करता है। जॉन कहता है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, और वो सारे सबूत मिटाता है जिससे ये पता चले कि जूनियर जेफरी को मारने की प्लानिंग कर रहा था। और तो और जरूरत पड़ने पर वो जूनियर के लिए झूठी गवाही देने का भी डिसाइड करता है। वो बोलता है, हम रात भर यहाँ शराब पी रहे थे और अभी अभी हमारी नींद खुली है। किचन में खाली कैंस पड़ी है जो इस बात का सबूत है। इन सब से जूनियर जेल जाने से बच सकता है। जॉन अपनी बेटी नैन्सी को कॉल करता है, पर लिसा उठाती है। वो अपनी गाड़ी के बोनेट पर बैठी है, गले पर खून लगे थे। वापस आओ, वो हुक्म देती है। जॉन समझ जाता है उसकी बेटी खतरे में है। वो समझ चुका है मुसीबत से भागना मुसीबत का समाधान नहीं है। मुसीबत का समाधान निकालने के लिए मुसीबत को खत्म करना पड़ता है। वो जूनियर का बंदूक और जेफरी की टोपी उठाता है और लिसा को मारने चल पड़ता है। अब हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। एग्जीबिशन की चकाचौंध भरी रोशनी में चारों तरफ नामी कलाकारों की पेंटिंग सजी है, लेकिन उन सब के बीच एक कोना ऐसा भी था जहां लिसा की बनाई हुई पेंटिंग्स हैं। दर्द, मोहब्बत, गुस्सा, सब कुछ इन रंगों में लिसा ने पिरोया था। पर अफसोस वहां के ओनर को ये कलाकारी नहीं, बकवास लगी। लिसा की आंखों में आग थी, लेकिन खुद को काबू में रखते हुए वो वहां से चली गई। बाहर निकलते ही उसकी टक्कर अपने बीते हुए कल से होती है। सैम, उसका एक्स हस्बैंड, जो अभी अभी जेल से रिहा हुआ था। कभी लिसा उसी सैम से बेइंतहा प्यार करती थी, इतना कि शादीशुदा होने के बावजूद उसके बच्चे तक को अपनाने की कोशिश की। पर वक्त के साथ हालात बदल गए। सैम का बेटा जून लिसा से नफरत करने लगा, उसे घर से भगाने की कोशिश करता रहा, और फिर एक दिन लिसा ने जून को हमेशा के लिए खामोश कर दिया। ये बात सैम को अब जाकर पता चली थी। उसकी आंखों में खून उतर गया। वो चीखा, लिसा पर झपटा और उसे पीटने लगा। उसके अंदर का बाप उसके अंदर के प्रेमी से बहुत बड़ा था। पर जब लिसा को एहसास हुआ कि वो सैम से नहीं जीत सकती, तो उसने घबराकर इमरजेंसी सायरन बजा दिया। पुलिस को देखते ही सैम वहां से चला गया और ऑफिसर्स बेहोश पड़ी लिसा को उठा ले गए। होश में आते ही लिसा सीधा उसी एग्जीबिशन में पहुंची। इस पर वह कलाकार नहीं, तूफान बनकर आई थी। वह पेंटिंग्स, स्टैंड्स, सजावट सब तोड़ फोड़ कर बर्बाद कर देती है। वहाँ उसकी मुलाकात यून से होती है, एक करोड़पति आदमी और उसका अपना पिता। जब आपको पता था कि सैम जेल से बाहर आने वाला है, तो आपने उसे देश से बाहर क्यों नहीं भेजा? लिसा ने कहा। यून ने ठंडे लहजे में कहा, देश से बाहर भेजने की जरूरत तो तुम्हें है, सैम को नहीं। ये सुनते ही लिसा का खून खौल उठा। वो गुस्से से वहाँ से चली गई। उधर हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने हेनरी को छुट्टी कर दिया था। पैर अब भी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ था, लेकिन डॉक्टर्स ने उसे आराम करने की सलाह देकर घर भेज दिया। बाहर निकलते ही वो सीधा जॉन के रेंटल हाउस पहुंचा। उसने कई बार कॉल किया, पर जॉन एक भी बार फोन नहीं उठाया। तभी दरवाजा खुलता है और सामने खड़ी थी लिसा। वो मुस्कुराई और बोली, अंकल जी ने मुझे ये घर बेचने का वादा किया है। जब वो आएंगे तब पेपर वर्क भी पूरा हो जाएगा। हेनरी के होठों पर एक कड़वी मुस्कान तैर गई। जॉन मर जाना पसंद करेगा, लेकिन ये घर तुम्हें कभी नहीं बेचेगा। फिर सख्त लहजे में बोला, कल तक घर खाली कर दो, वरना लीगल एक्शन के लिए तैयार रहना। लीगल एक्शन? लिसा हंसी। ये लंगड़ा मेरे और जॉन की डील में टांग अड़ा रहा है। उसे क्या पता था हेनरी जॉन का सबसे भरोसेमंद दोस्त है, और जॉन पहले ही उसे बता चुका था कि एक पागल औरत उसके घर में घुस आई है। बात बढ़ी, बहस शुरू हुई, और फिर लिसा ने अपनी असली शक्ल दिखा दी। गुस्से में आकर उसने स्क्रू ड्राइवर उठाया और हेनरी के पीठ में घोंप दिया। वो दर्द से चीखा, लेकिन लिसा रुकी नहीं। उसने हेनरी को बुरी तरह पीटा और उसे घर के कोने में बांधकर फेंक दिया। इसके बाद लिसा ने हेनरी के फोन से नैन्सी को मैसेज किया, तुरंत घर आओ, जरूरी बात करनी है। नैन्सी को यह बहुत अजीब लगा। उसने बार बार अपने पापा जॉन को कॉल किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। डर और बेचैनी के बीच वो घर की तरफ दौड़ पड़ी। उसे नहीं पता था कि वहाँ उसका इंतजार कौन कर रहा है। जैसे ही नैन्सी ने दरवाजे पर कदम रखा, लिसा ने मुस्कुराते हुए उसे अंदर खींच लिया। आओ नैन्सी, नाश्ता तैयार है। उसकी आवाज में मिठास थी, लेकिन आंखों में कुछ ऐसा जो नैन्सी को खटक गया। घर में सन्नाटा था, ना जॉन ना हेनरी, सिर्फ लिसा। नैन्सी का मन बेचैन हो उठा। कुछ तो गलत था। वो लिसा के साथ टेबल पर बैठी, लेकिन उसका ध्यान खाने पर नहीं, लिसा की हर हरकत पर था। कुछ देर की बातचीत के बाद नैन्सी का सब्र टूट गया। उसने लिसा की कलाई जोर से पकड़ी। बस अब सच बोलो, मेरे पापा और अंकल हेनरी कहाँ हैं? उसकी आवाज में गुस्सा और डर दोनों थे। लिसा ने पहले तो हंसने की कोशिश की, लेकिन नैन्सी के दबाव में आखिरकार उसने एक कहानी गढ़ दी। सुनो, कुछ समय पहले मैंने और जॉन ने मिलकर एक बच्चे का कत्ल किया था, इसलिए जॉन अब मुझसे दूर भाग रहा है। नैन्सी की आंखें सिकुड़ गई। वो समझ गई ये झूठ था, एकदम साफ झूठ। गुस्से में उसने लिसा के बाल पकड़ लिए। तू झूठ बोल रही है। और अगले ही पल दोनों में जबरदस्त हाथापाई शुरू हो गई। नैन्सी ताकतवर थी। उसने लिसा को जमीन पर पटक दिया और हेनरी को बचाने की ओर बढ़ी।
लेकिन लिसा कोई आम औरत नहीं थी। वो उठी और नैन्सी के पीछे से हमला कर दिया। चाकू नैन्सी के पेट में घस गया। नैन्सी चीखी, लेकिन लिसा ने उसका गला दबा दिया। कुछ ही पलों में नैन्सी की सांसें थम गई और उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गई। कहानियां प्रेजेंट में लौटती है। लिसा का फोन जॉन के पास बजा। उसकी आवाज में धमकी थी, वापस आओ जॉन, वरना। जॉन का खून खौल उठा। उसने बंदूक उठाई और रेंटल हाउस की ओर चल पड़ा। घर पहुंचते ही उसने लिसा पर बंदूक तान दी, लेकिन लिसा ने हंसते हुए कहा, मुझे मारोगे तो अपनी बेटी से कभी नहीं मिल पाओगे। जॉन का दिल धक से रह गया। उसने बंदूक नीचे कर ली। उसकी आंखों में डर और गुस्सा दोनों उबल रहे थे। लिसा ने तंज कसा, पहले अपने दोस्त को तो देख लो। जॉन बेसमेंट की ओर दौड़ा। वहाँ हेनरी था, खून से लथपथ, रस्सियों में जकड़ा, मुश्किल से सांसें लेता हुआ। जॉन की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने हेनरी को गाड़ी में डाला और हॉस्पिटल की ओर भागा। हेनरी को भर्ती करवाने के बाद हॉस्पिटल के बाहर लॉन्ड्री वाले ने पूछा, ये सब किसने किया? जॉन बिना जवाब दिए वहां से चला गया। अब जॉन का गुस्सा हद पार कर चुका था। वो घर लौटा और लिसा को दीवार से सटा दिया। बस अब बहुत हुआ। लेकिन लिसा ने उसे रोका। जॉन, मैं कल यहाँ से चली जाऊंगी, लेकिन मेरी 2 शर्तें हैं। तभी जॉन का फोन बजा। ऑफिसर लिंडा थी। वो चाहता तो सब सच बता देता, लेकिन उसने फोन काट दिया। लिसा की पहली शर्त थी, जॉन हेनरी और नैन्सी को चुप रहने के लिए मना ले। दूसरी शर्त, उसे कुछ दफनाने में मदद करनी होगी। क्या दफनाना चाहती हो? लिसा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें यह जानने की जरूरत नहीं। जॉन ने उसकी शर्तें मान ली। लिसा उसे एक सुनसान नदी के किनारे ले गई। वहाँ पानी शांत था, लेकिन हवा में मौत की गंध थी। लिसा के पास एक लाल सूटकेस था। जॉन ने पूछा, नैन्सी कहाँ है? लिसा ने सूटकेस की ओर इशारा किया और कहा, वो यहीं है। जॉन का दिल बैठ गया। उस सूटकेस में क्या था कोई नहीं जानता, लेकिन उस पल में जॉन को सिर्फ एक बात समझ में आई, लिसा का पागलपन अब सारी हदों को पार कर चुका था। अचानक तेज सायरन की आवाज ने नदी के किनारे सन्नाटे को चीर दिया। पुलिस चारों ओर से उस सुनसान जगह को घेर चुकी थी। लिसा का चेहरा पीला पड़ गया। ये पुलिस किसने बुलाया? उसकी आवाज में डर और हैरानी थी। तभी जॉन ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में एक ठंडी चमक थी। तुम्हें क्या लगा लिसा, मैं तुम्हारे गेम में फंस जाऊंगा? उसने कहा, ये मेरा जाल था तुम्हें पकड़ने का। लिसा हैरान रह गई। जॉन ने सारा सच उजागर कर दिया। हॉस्पिटल के बाहर जब उसने लॉन्ड्री वाले को हेनरी के बारे में कुछ नहीं बताया था, तो लॉन्ड्री वाले ने शक के चलते ऑफिसर लिंडा को खबर कर दी थी। लिंडा ने जॉन से मुलाकात की और उसकी बेटी की चिंता को समझा। मैं और मेरी टीम नैन्सी को ढूंढ निकालेंगे, लिंडा ने वादा किया। जब वो मिल जाएगी मैं तुम्हें इशारा कर दूंगी। यही वजह थी कि जब लिंडा का कॉल आया, जॉन समझ गया नैन्सी मिल चुकी थी और इसलिए उसने लिसा के साथ खेल जारी रखा। लिसा का गुस्सा फट पड़ा। तुमने मेरे साथ धोखा किया जॉन। लेकिन जॉन ने उसकी ओर देखा तक नहीं। उसका दिल सिर्फ नैन्सी के लिए धड़क रहा था। वो हॉस्पिटल की ओर भागा, जहां नैन्सी जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही थी। उसकी सांसें कमजोर थी, लेकिन वो जिंदा थी। जॉन ने डॉक्टरों से हाल पूछा, लेकिन उनका जवाब सुनकर वो स्तब्ध रह गया। नैन्सी प्रेग्नेंट थी। डॉक्टर्स ने कहा, पेट में चोट और खून बहने की वजह से हमें अबॉर्शन करना होगा। जॉन का दिल टूट गया। वो मन ही मन खुद को कोसने लगा। तभी लिंडा वहां पहुंची। उसने जॉन के कंधे पर हाथ रखा और कहा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं जॉन। तुम उस मेंढक की तरह हो जिसे लोग पत्थर मारकर चले जाते हैं, पर मेंढक का कोई कसूर नहीं होता। ये वही बात थी जो सालों पहले ओलिवर ने लिंडा से कही थी। जॉन ने गहरी सांस ली और लिंडा को बताया, लिसा मुझे कुछ दफनाने के लिए कह रही थी। शायद उसने किसी और का भी खून किया है। इधर पुलिस लिसा से पूछताछ कर रही थी, लेकिन लिसा अपने जुर्म कबूलने को तैयार नहीं थी। उसे भरोसा था उसका करोड़पति बाप यून उसे बचा लेगा। और सचमुच लिंडा के सीनियर्स लिसा को बचाने में जुट गए थे। लेकिन लिंडा कोई हार मानने वाली नहीं थी। अपने तेज दिमाग से उसने अंदाजा लगाया कि लिसा जो दफनाने की बात कर रही थी वो कोई लाश ही होगी और वो जॉन के घर के पास वाली कॉर्नफील्ड में छुपाई गई होगी। वो जगह लाश छुपाने के लिए परफेक्ट थी। लिंडा ने अपने सीनियर्स से पुलिस की एक टीम मांगी ताकि कॉर्नफील्ड की तलाशी ली जा सके, लेकिन सीनियर्स ने साफ मना कर दिया। गुस्से में लिंडा ने कहा, अगर मुझे वहाँ कुछ नहीं मिला तो मैं अपनी नौकरी छोड़ दूंगी, और वो वहाँ से निकल गई। उधर हॉस्पिटल में जॉन डॉक्टर से बात कर रहा था। डॉक्टर्स ने बताया, बेहोश होने से पहले नैन्सी ने खुद को फर्स्ट एड दिया था, इसलिए हम उसके बच्चे को बचा पाए। ये सुनकर जॉन की आंखें चमक उठी। तभी नैन्सी का मंगेतर भी वहाँ पहुंचा। खुशी के उस पल में जॉन का फोन बजा। लॉन्ड्री वाला था। उसकी बात सुनकर जॉन का खून खौल उठा। लिसा को पुलिस कस्टडी से रिहा कर दिया गया था। जॉन ने तुरंत लिंडा को कॉल किया। लिंडा ने उसे भरोसा दिलाया, मैं किसी भी हाल में लिसा के गुनाहों को सबके सामने लाऊंगी, लेकिन तब तक तुम्हें सब्र रखना होगा। जॉन ने फोन रखा, लेकिन उसका दिल चीख रहा था। लिसा आजाद थी और उसका पागलपन अब भी एक अनसुलझा खतरा था। कॉर्नफील्ड में छुपा वो राज जो शायद किसी और की मौत की कहानी कह रहा था, अब भी इंतजार में था, लिंडा के हौसले और जॉन के सब्र का। जॉन को अब किसी का भरोसा नहीं रहा था। उसने तय कर लिया, अब जो करना है वो खुद करेगा।
उधर ऑफिसर लिंडा कॉर्नफील्ड के बीचों बीच छानबीन कर रही थी। तभी उसे जमीन से एक लाश मिलती है। ये किसी और की नहीं बल्कि ऑफिसर जेट की थी, जिसे लिसा ने अपनी गाड़ी से कुचलकर 2 टुकड़ों में बांट दिया था। पूरी टीम स्तब्ध रह जाती है। माहौल दुख का था, लेकिन तभी एक पुलिसकर्मी के पास फोन आता है। लॉन्ड्री में आग लग गई है। लॉन्ड्री का मालिक वहीं खड़ा था, जैसे उस खबर ने उसकी जमीन खींच ली हो। दरअसल लिसा वहां पहुंच चुकी थी। उसके पिता ने उसे देश से बाहर भगाने का सारा इंतजाम कर दिया था, लेकिन जाने से पहले वो लॉन्ड्री वाले से बदला लेना चाहती थी। उसने सारे कपड़े जला दिए और दुकान को आग के हवाले कर दिया। फिर लिसा सीधे रेंटल हाउस पहुंची। उसे नहीं पता था कि वहां सैम उसका इंतजार कर रहा है, बंदूक के साथ। सैम ने लिसा पर बंदूक तानते हुए कहा, मुझे तुम्हारे बाप ने ही भेजा है तुम्हारे पापों का हिसाब लेने। लिसा को यकीन नहीं होता। वो अपने पिता को कॉल करती है। हम देखते हैं कि वो चुपचाप अपनी बेटी के अपराधों का रिकॉर्ड देख रहा है। उसे समझ आ चुका था कि सैम सच कह रहा था। लिसा ने सच में उसके बेटे को मारा है। लेकिन इससे पहले कि सैम उसे खत्म कर पाए, जॉन वहां पहुंच जाता है। लिसा मौका देखकर कहती है, इसने भी मर्डर में मेरा साथ दिया था। जॉन लज्जित होकर स्वीकार करता है, हाँ तुम्हारे बेटे का कत्ल यहीं हुआ था, लेकिन कातिल मैं नहीं, ये है। मेरी गलती सिर्फ ये थी कि मैंने सच को छुपाया। ये सुनते ही सैम का गुस्सा भड़क उठता है। वो जॉन के हाथ और लिसा के पाँव में गोली मार देता है। गोली की आवाज सुनकर लिंडा पहुंचती है और सैम पर बंदूक तान देती है। लिसा को सजा कानून देगा, तुम नहीं, वो कहती है। लेकिन जॉन लिंडा के सामने खड़ा हो जाता है। सैम सही कह रहा है, वो कहता है। अब लिंडा और सैम एक दूसरे पर बंदूक ताने खड़े थे। तभी जॉन सैम को धक्का देता है और इसी बीच लिसा सैम की गिरती बंदूक उठा लेती है और लिंडा पर गोली चला देती है। अब वह सैम और जॉन को भी मारना चाहती थी, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। बंदूक की गोलियां खत्म हो चुकी थी। वो बंदूक फेंक कर भागने लगती है। पीछे से सैम और जॉन उसका पीछा करते हैं। सीन यही कट होता है। कुछ महीने बाद बर्फीली सर्दियों का मौसम था। हेनरी जॉन से मिलने उसके रेंटल हाउस आता है। दोनों पुराने दिनों को याद कर रहे थे। इसका मतलब साफ था, जॉन उस दिन मरा नहीं था। अब कहानी फ्लैशबैक में जाती है। लिसा भाग तो गई थी, लेकिन सैम ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। उसने बंदूक में नई गोली डाली और लिसा को गोली मारकर उसका अंत कर दिया। बदला पूरा हो चुका था। नैन्सी, लिंडा और हेनरी सबका इलाज चला और वे सब ठीक हो गए। लिंडा जूनियर से मिलने जाती है। बहुत दिनों बाद मिलकर उसका दिल हल्का हो गया। वो उसे कहती है, मुझे पता है तुमने ही एल्बर्ट की मदद से जेफरी को मारा था, लेकिन मैंने तुम पर केस नहीं चलाया क्योंकि कुछ चीजें सही होती है, भले ही वो कानून से परे क्यों ना हो। जॉन अब भी उस बेचारे मेंढक की तरह था जिसे कहानी में बस घसीटा गया था। ना उसने किसी का मर्डर किया, ना किसी को मर्डर करने में मदद की। उसकी गलती बस इतनी थी कि उसने सच को छुपाया और उस चुप्पी की सजा बहुत बड़ी थी। अब लिसा का पिता यून जेल में बंद सैम को बचाने की कोशिश करता है। उसे सजा ना हो इसलिए वो सबसे महंगे वकील को केस सौंप देता है। वही लॉन्ड्री वाला अब लॉन्ड्री वाला नहीं रहा। उसने कॉफी शॉप खोली और किस्मत की मेहरबानी से वो उस इलाके का सबसे रईस इंसान बन गया। जॉन भी अब अपनी बेटी, दामाद और नाती के साथ शांतिपूर्ण जिंदगी बिताने लगा। कुछ समय बाद जॉन को फिर एक मैसेज आता है। कोई उसका घर रेंट पर लेना चाहता था। अब तक जॉन समझ चुका था रेंटल हाउस खतरे से खाली नहीं होता। वो मना कर देता है और कहता है, मैंने अब घर किराए पर देना बंद कर दिया है। लेकिन भेजने वाला कोई और नहीं, जूनियर था। वो जॉन से मिलने आता है। जॉन मुस्कुराता है। अब सब ठीक था, सब कुछ खत्म हो चुका था। और इसी के साथ इस सीरीज का पर्दा गिरता है।